हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है प्राचीन इतिहास जो एंसेंट हिस्ट्री है, और इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आज आपको बताए जा रहे हैं जो कि इसी पार्ट से है। और जो मध्यकाल है वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, आईएएस, आईएएस, पीसीएस हर किसी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने 10 साल के जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं वहाँ से देख करके उससे ही ये सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, बनाई जा गई है, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कराई जा सके। स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास। तो देखो बच्चों, मानव को आग की जानकारी कब हुई? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो ये नवपाषाण काल में हुई थी, जो नवयुग था उसमें हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपकी पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि पहले से ही मानव खाता आ रहा था, कच्चा खा रहा था पहले, और जब आग की जानकारी हुई तो वो पका कर खाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आखेटक एवं खाद्य संग्रह की अवस्था है वो पुरापाषाण काल से ही जुड़ी हुई है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। ये सभी जानते होंगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं ये 2-4। लेकिन नवपाषाण काल, बहुत से बच्चे पुरापाषाण काल लगा के आते हैं आग की जानकारी के बारे में। नहीं, ये नवपाषाण काल में हुई थी आग की जानकारी। और आखेटक एवं खाद्य संग्राहक वो शुरू से ही खाता रहा है भोजन, तो पुरापाषाण काल में। और जो पहला पशु का उसने पाला था वो कुत्ते को पाला था। इसके अलावा बच्चों, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो पहली फसल थी बच्चों गेहूँ। गेहूँ को सबसे पहले मानव ने उपयोग में लाया गया था गेहूँ को। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है बच्चों। जो कृषि का पहला उदाहरण है कि कृषि की पैदावार सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो मेहरगढ़ में हुई थी। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है जो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग, तो जो सबसे सिंधु सभ्यता के लोग जिस धातु से अपरिचित थे वो था बच्चों आपका लोहा। क्योंकि चांदी, तांबा, सोना सबके साक्ष्य मिले हैं, पर इस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? जो सार्वजनिक यानी सब लोग जहाँ पर इकट्ठा होते थे वो कौन सा था? तो इसके बारे में बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया है, पहले इसको करा देती हूँ। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका स्वरूप नगरीय था, यानी शहरी उनकी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और ये नगर की तरह ही रहते थे। इनके जो मकान बनाने का तरीका था, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी थे, पानी के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी तरीके से नालियाँ बनी हुई थी। तो इनका स्वरूप बिल्कुल शहरों जैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो वो स्नानागार है। सार्वजनिक का मतलब होता है जहाँ सब लोग आकर के स्नान करें। तो वो कुछ ऐसे पूजा पाठ या कोई कुछ बड़ा प्रोग्राम होता होगा जिसमें सभी लोग आकर के वहाँ पर स्नान करते थे। इसके अलावा बच्चों, सिंधु सभ्यता का मानव इतिहास की किस काल से संबंधित है? जो सिंधु सभ्यता है वो मानव इतिहास की किस काल से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या पूछ रहा है। ये आधे ऐतिहासिक काल से है, जो सिंधु सभ्यता का मानव इतिहास का काल है, जिसमें मानव ने धीरे धीरे से विकास करना शुरू किया था। क्योंकि जो पूर्व पाषाण काल है या नवपाषाण काल है या ऐतिहासिक काल है, ये सब ऐसे थे जिसमें वो सिर्फ अपने एक तरीके से जैसे जैसे जो मिलता जा रहा था जानकारी वैसे ही वो कर रहा था। लेकिन आधे ऐतिहासिक काल इससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता से। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका कालीबंगा से। कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। और जो मैं आज आपको सीरीज़ दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस की मॉडल क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये सारे आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे आने वाले एग्ज़ामों में। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, आपको उसी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएं तो ये कालीबंगा में मिला था। 12 क्वेश्चन है बच्चों आपका,
सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो सूती वस्त्र मिला है। आपने कभी पढ़ा भी होगा, एक जो पुजारी पर जैसी मूर्ति है वहाँ पर उसको जिस तरीके से कपड़े उड़ाए गए हैं वो सूती कपड़ों में कुछ धागे मिले हैं, तो ये सूती कपड़ों का साक्ष्य हमें वस्त्रों का साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पाशुपत मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है बच्चों। जो पाशुपत मोहर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो बच्चों ये दिलमुन से होता था, जो ये हमारा व्यापार होता था सिंधु सभ्यता केंद्रों से। जो मेसोपोटामिया के साथ हमने ये सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे वो करते थे दिलमुन से। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह पे मिलता है। दिलमुन से होता था। सिंधु सभ्यता के मापक किस जो माप तक का तरीका था गुणज भार के हैं, तो वो 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता का मापन का जो तरीका था वो गुणज भार का 16 का है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी या किस किस नाम से जाना जाता था? तो वो अन्नागार थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुद्रा पर अंकित है? तो जो ये एक मुद्रा मिली थी जिसपे पशुओं का फोटो छपे हुए हैं, तो ये है बी क्वेश्चन, जो आंसर बी है आपका, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये मतलब सीरीज में भी आते हैं, पूछते हैं कि सीरीज में लगाइए। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी 4 नाम दे रखे हैं, तो सबसे पहले व्याघ्र की फ़ोटो है, फिर हाथी की है, फिर गैंडे की है और फिर भैंसा की है, जो भैंसा होता है। तो ये 4 हैं। आप 1-2 बार नाम याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, हड़प्पा ईंटों के नाप यानी अनुपात क्या है इसकी नाप का? 1, 2, 4 के हिसाब से ये है, यानी जो अनुपात है इसका 1, 2, 4 है। आपको इतना याद रखना है कि जो ईंटों का अनुपात है, नाप है, वो 1, 2, 4 है। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। आप इसको जब डिटेल में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर हमारे चाहे किसी तरीके के भी पेड़ पौधे थे तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय कोई देवता या वहाँ से कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? जिन वर्णों को आज हम जानते हैं कि ये वैश्य है या ये पंडित हैं, इस तरीके की जो वर्ण व्यवस्था थी वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त हुई है। 10वां मंडल बहुत आगे जाकर लास्ट में है, क्योंकि 10 ही मंडल हैं। तो ये पहले कोई वर्ण व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी, ये बाद में ही 10वें मंडल में जोड़ी गई है अलग से। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो ये विभाजन का आधार भी वर्ण व्यवस्था था जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, क्योंकि हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो 10वें मंडल में, लास्ट में, और फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उसमें जो विभाजन का आधार वो भी वर्ण व्यवस्था ही था। न श्रम था, न आश्रम था, न कोई अन्य था। तो यानी वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में जो विभाजन का आधार बनी। इसके अलावा बच्चों पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो महाभाष्य से है पतंजलि का संबंध। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों कि पाणिनि कौन थे? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको दिए जा रहे हैं, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसे ही रख दिया गया है। ये काफ़ी अच्छे से सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद आपको ये सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये व्याकरण के विद्वान थे, यानी लिटरेचर के विद्वान थे। जो व्याकरण है जिससे हमारी हिंदी का भी विकास हुआ है, जो संस्कृत में व्याकरण के विद्वान पाणिनि थे, या रचयिता कौन थे? वो पाणिनि थे। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक जब समाज की हम बात कर रहे हैं तो पैतृक परिवार भी थे, वर्ण व्यवस्था भी थी और प्रकृति पूजा भी थी। ये तीनों ही थे। अगर इस तरीके से ऑप्शन आते हैं 3 तो आप सभी पे लगा दीजिए। अगर एक एक करके आता है तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप उनमें से लगा सकते हैं, यानी पैतृक परिवार, प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है गायत्री मंत्र, जो कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जो मंत्र है उसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, और ये ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है 26। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम
कहाँ व्यक्त की गई या किस ग्रंथ में की गई थी? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मनुस्मृति, ऋग्वेद और उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसमें इससे नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से कोई नहीं, और अगर मुंडको उपनिषद भी आता है तो आप मुंडको उपनिषद पर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या था? देखो बच्चों, मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ज़रूर रिपीट हुए हैं। और हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी हम कोचिंग देते हैं, और जब पेपर्स हमारे सामने आते हैं तो इन्हीं सीरीज़ में से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो जो वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाला उपहार था बलि। इसको बलि के नाम से जाना जाता था। बलि का मतलब ये नहीं था कि किसी को मार करके बलि दी जा रही है। बलि का मतलब था कोई भी खाने की चीज़ दे सकते हो, भैंस का दूध दे सकते हो, कुछ भी ऐसी सामग्री जिसके घर में जो भी था वो राजा को एक तरीके का टैक्स देता था, उसको बलि के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, अनुलोम और प्रतिलोम किससे संबंधित है? आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जो अनुलोम प्रतिलोम है तो वो विवाह से संबंधित है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है विवाह से क्या संबंधित है। तो ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे या एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि विवाह से संबंधित कौन से हैं, तो अनुलोम और प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो वो था आपका बच्चों यजुर्वेद। यजुर्वेद में सारी पूजा पाठ यज्ञ आदि चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो यजुर से मतलब सोचो आप यज्ञ हो रहा है, तो यजुर्वेद कर्मकांडों से संबंधित है। सुदास के क्वेश्चन नंबर 30, सुदास के विरुद्ध 10 राज्यों का, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इनके जो वो थे गुरु थे वो थे विश्वामित्र। यानी ये 10 राज्यों का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को सबसे ज़्यादा समर्पित है? तो ये सोम को सबसे ज़्यादा समर्पित है, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं इसी के बारे में है, तो सबसे ज़्यादा समर्पित सोम को है। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति, जो सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो वो मनुस्मृति है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मनुस्मृति की